नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा हटके एक न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है, कजाकिस्तान एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, ये इंडिया से आप लोग कह सकते हो और भी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहता है अपने यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कजाकिस्तान है कहाँ पर। इंडिया से थोड़ा आप लोग को जाना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पर आप लोग जाओगे ना सेंट्रल एशिया में, तो यहाँ पर आप लोग को ये कंट्री जो है ये मिलेगी, कजाकिस्तान। लैंडलॉक कंट्री है ये, और आप लोग कह सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है कजाकिस्तान को। हो सकता है यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लैंडलॉक कैसे हुआ। यहाँ पर कैस्पियन सी हम लोग को साफ दिख रहा है और यहाँ पर वाटर बॉडी साफ है जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है कजाकिस्तान, तो लैंडलॉक कैसे हो गया ये। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। देखो, लैंडलॉक कंट्री कहते हैं किसको है, जिससे आप लोग डायरेक्टली ओशन में एंटर ना कर सको। ओशन में एंटर करके आप दूसरी कंट्री ना रीच कर पाओ, दूसरी कंट्री से ट्रेड ना कर पाओ, उसको कहा जाता है लैंडलॉक कंट्री। कैस्पियन सी जो कजाकिस्तान है उससे कनेक्टेड तो है, मतलब उसके बगल में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग देखो ना तो कजाकिस्तान से आप कैस्पियन सी में जा सकते हो। कैस्पियन सी से आप लोग किसी ओशियन में नहीं जा सकते हो बिना थर्ड कंट्री में एंट्री किए हुए। तो इसीलिए, क्योंकि कैस्पियन से खुद एक लैंडलॉक है, और इसीलिए आप लोग कह सकते हो, और इसीलिए कहा जाता है कि कजाकिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल कजाकिस्तान की है अस्ताना, और ये दुनिया की 9th लार्जेस्ट कंट्री है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इस रीजन की अगर हम लोग बात करें ना, ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, इसकी 60% ऑफ इकोनॉमी जो है ना वो अकेले कजाकिस्तान से आती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होगे। और इंडिया आप लोग कह सकते हो इसके साथ काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। अब यहाँ अगर आप लोग देखो ना तो पिछले कुछ सालों में कजाकिस्तान इकोनॉमिक वाइज अगर आप लोग देखो तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 2015 में इसने क्या किया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एंट्री ली थी, उसको ज्वाइन किया था। उसके बाद से यहाँ पर ट्रेड को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा जो रिफॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन जो है वो शो किया गया, वो दिखाया गया है। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आया है, काफ़ी इसका ट्रेड भी राइज किया है। और इन नीदरलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, बेल्जियम, यूएई, फ्रांस जैसी कंट्री ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इस कंट्री में। अकेले 2023 की हम लोग बात करें ना तो 30.3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ है कजाकिस्तान में, जो कि मैं कहूँगा कि पिछले साल से यानी 2022 का जो साल था उससे बहुत ही ज़्यादा है। एक होता है एफडीआई स्टैंड आउट वॉच लिस्ट, जिसमें उन कंट्रीज़ के को रैंक किया जाता है, उन कंट्रीज़ के बारे में बताया जाता है जहाँ पर एफडीआई ने एक अलग, आप लोग कह सकते हो, कीर्तिमान हासिल किया, वो एक स्टैंड आउट करी होगी बाकी जो नॉर्मल कंट्रीज़ हैं उनसे। यानी कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर एफडीआई जो है वो राइज कर रहा है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है आने वाले साल में भी एफडीआई बहुत तेज़ी से राइज करने की। उन कंट्रीज़ को इसमें लिस्ट किया जाता है। इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा कंबोडिया। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, एफडीआई प्रोजेक्ट्स की, 2021-2023 में 109% से ये जो प्रोजेक्ट्स है ये राइज किए हैं। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। फिलीपींस है, केन्या भी है। 6 नंबर पे आप लोग को यहाँ पर मिलेगा कजाकिस्तान। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो 62.70% से इसके जो प्रोजेक्ट्स है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो राइज किया है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इंडिया भी आप लोग को यहाँ पर लिस्ट में दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंडिया से भी तेजी से यहाँ पर जो एफडीआई प्रोजेक्ट्स है और ओवरऑल एफडीआई भी अगर आप लोग देखो तो राइज कर रहा है। तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री को मिल रहा है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो। नाउ यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या अब इंडिया को भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपने जो एफडीआईज हैं यहाँ पर भेजने चाहिए, यहाँ पर पैसा जो है वो भेजना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किन किन सेक्टर में जो कजाकिस्तान है उसका एफडीआई राइज किया है पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो माइनिंग सेक्टर जो है कजाकिस्तान का, इसने अकेले 5.6 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग कह सकते हो अपने यहाँ अट्रैक्ट किया। 2023 का जो पहला 6 महीना है उतने टाइम में, यानी कि 2023 के जनवरी से लेकर 2023 के जून तक 5.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अकेले माइनिंग सेक्टर में आया है कजाकिस्तान के। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसी टाइम पीरियड में 2.9 बिलियन आया है। होलसेल और ट्रेड रिटेल में आप लोग कह सकते हो 2.5 बिलियन आया है। और बाकी भी इंडस्ट्री यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो माइनिंग सेक्टर है ना उसमें अगर आप लोग देखो तो पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कजाकिस्तान के। और ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। दरअसल
आप लोग ने नाम सुना होगा एक चीज़ का, रेयर अर्थ मेटल, रेयर मेटल या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट। इस चीज़ के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। बहुत से न्यूज़ आर्टिकल मैं तो देख रहा हूँ डेली, एक ना एक आर्टिकल आप लोग देखो तो इसके बारे में किसी ना किसी अच्छे न्यूज़पेपर में देखने को मिल जा रहा है। और जिसका कारण यह है कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग देखो ना, तो ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग कह सकते हो फैक्टर होने वाली है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। रेयर अर्थ एलिमेंट को नया ऑयल कहा जा रहा है। आने वाले टाइम में दुनिया इसी पे डिपेंडेंट होने वाली है। और आप लोग कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो एलिमेंट्स है, ये जो मेटल्स है, ये होने वाले हैं कुछ टाइम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो इस तरीके की गैजेट्स वाली चीज़ें हैं, इनका राइज हो रहा है, इसका कंज्यूमरिज्म इसमें बढ़ रहा है और इन सब चीज़ों में लगता है इसका इस्तेमाल। तो इसीलिए अगर आप लोग देखो ना, तो ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आने वाले टाइम में। और इसमें अगर आप लोग देखो तो चाइना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करता है। एक तो सारी जो प्रोसेसिंग आप लोग कह सकते हो टेक्नोलॉजी होती है वो चाइना के पास है। वो माइनिंग के बाद जो प्रोसेस करना पड़ता है ना ओर वगैरह को, ये मेटल निकालने के लिए, उसकी सारी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। उसके बाद जो रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व होते हैं दुनिया भर में, जो रिजर्व है उनके, जहाँ जहाँ ये रिजर्व है उन कंट्रीज़ के साथ भी चाइना काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो एग्रीमेंट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील कर रहा है। और उन वहाँ पर भी माइनिंग का जो राइट है वो अपने लिए रिजर्व कर ले रहा है। इसीलिए अगर आप लोग देखो तो बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट दुनिया का जो है उसको कंट्रोल करता है चाइना। और ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना, तो ना ही सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। तान अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्व जो है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट की। तो जो दुनिया भर की कंट्रीज़ है वो कजाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है। कजाकिस्तान की जो माइनिंग सेक्टर है उसमें इंडिया को के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि इंडिया को भी रेयर अर्थ एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम लोग ने PLI स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में लॉन्च किया है। इसके लिए हम लोग को ये जो एलिमेंट है ये लगने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग इसका जो रिजर्व है वो कहीं से आप लोग कह सकते हो सिक्योर नहीं कर पाते, इसकी जो सप्लाई है वो सिक्योर नहीं कर पाते, तो हम लोग को पूरा डिपेंडेंट होना पड़ेगा और चाइना पे। और चाइना पे डिपेंडेंट होके चाइना की इकोनॉमी को टक्कर देने की हम लोग सोच ही नहीं सकते। क्योंकि अक्सर चाइना क्या करता है ना कि या तो ये जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है इस पे बैन लगा देता है, या फिर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं इसके सप्लाई पे ही बैन लगा लेता है। तो पूरा इस चीज़ को वेपनाइज करने की कोशिश करता है चाइना। इसीलिए चाइना पे डिपेंड होना अपनी ज़रूरतों के लिए एक सही स्टेप नहीं होगा। और इसीलिए इंडिया को कजाकिस्तान जैसी कंट्री और बाकी जैसी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। इनफैक्ट कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए इन तरह के सेक्टर में, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें।